हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले 11th और 12th के भी टॉपिक में डिफरेंशिएशन का कितना ज़्यादा यूज होने वाला है, कुछ वैसे ही यूज इस इंटीग्रेशन का भी होने वाला है। यानी जैसा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ा था और जैसा उसके लिए बात किया था, एग्जैक्टली आप इंटीग्रेशन के लिए भी वैसे ही समझ ले। यानी आने वाले जो भी टॉपिक है, चाहे वो 11th के हो या चाहे वो 12th का हो, हर एक टॉपिक में आप देखेंगे कि सभी जगह लगभग वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज आपको करते हुए दिख ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाले टॉपिक आपको समझना उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि आपके लिए डिफरेंशिएशन था। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में बात किया था कि बहुत सारी चीज़ें समझने वाला भी था और बहुत सारे रिजल्ट थे जो हमें याद भी करने होते थे। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी इंटीग्रेशन के कुछ रूल होते हैं जो हमें याद तो होने ही चाहिए और साथ ही साथ उसको किस तरह से यूज करने हैं वो भी हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो बस आप अभी केवल याद करने पे फोकस करिएगा, बाकी आपको कैसे यूज करना है वो तो मैं आपको सिखा ही दूंगा। उसके लिए हम ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, जैसे कि हर वीडियो में करते हैं, इसमें भी करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस जितना मैं आपको बता रहा हूं उन सब चीज़ों पे आप फोकस करिए और जो मैं बोल रहा हूँ रटना है, मतलब रटना है, वो यूज कैसे होगा वो मैं तो समझा ही दूंगा। बाकी जो रटना है उसमें बिल्कुल भी लेफ्ट राइट आप बिल्कुल भी कुछ मत सोचिएगा, सीधा उसको अच्छे से रट जाइएगा। क्योंकि जब तक हमें रिजल्ट याद नहीं होगा तब तक हम किसी भी फंक्शन को स्टैंडर्ड तरह से डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं कर सकते, भले ही हमें उसका रूल क्यों ना पता हो। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो इंटीग्रेशन होता क्या है। यानी देखिए, वैसे तो इंटीग्रेशन अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको मैथ में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही एक एक चैप्टर करके पढ़ने को मिलेगा, जहां पे बहुत सारे आप वहां पे बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे रूल देखेंगे, अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। लेकिन अपने फिजिक्स में उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, तो इसीलिए जितना हमें फिजिक्स में यूज करना है हम केवल उसी पोर्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ में पढ़ने को मिल ही जाएगा, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप ये सोच रहे हो क्या हमें बहुत सारी चीज़ पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले। जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप बस उतना पढ़ ले, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मैथ वालों में इसलिए पड़ जाता है क्योंकि वो मैथ का टॉपिक होता है तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसको डीप में जाने की जरूरत पड़ता। लेकिन नीट वालों के लिए इतने जाने की जरूरत है ही नहीं, जितना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बस आप उतने पे फोकस करिए, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, बिल्कुल का मतलब है बिल्कुल भी आपको कहीं कुछ नहीं सोचना है, जितना यहाँ पे बताया जाए बस उतना आप उसको करिए, उतने में आपका अच्छी तरह से कल्याण हो जाएगा, इसमें आपकी कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन को समझने के लिए कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर कुछ रिजल्ट्स हैं जिसमें हमें कुछ समझने होंगे और कुछ हमें याद करने होंगे। यहाँ ऐसा नहीं, आप देख के मत डरिए कि अरे इतना सारा हमें रटना है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ समझने वाला होगा और बहुत सारी चीज़ें तो हम डिफरेंशिएशन से रिलेट करके चीज़ों को समझ ही लेंगे। तो लगभग हम बात करें तो कुछ ही चीज़ है इसमें जो हमें रटना पड़ेगा, बाकी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कि इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से समझा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिफरेंशिएशन का जरूर से देख ले, है ना। चाहे आप मेरे चैनल वाला वीडियो देखें या कहीं से भी देखें, बस आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीख लीजिए, बस मेरा कहना इतना है। क्योंकि अगर आप अच्छा सच में फिजिक्स और अच्छे से समझना चाहते हैं 11th और 12th वाले पोर्शन को, तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से समझ लेना चाहिए, चाहे वो आप कहीं से समझे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ बोला गया है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन है। अब इनवर्स का मतलब होता है, ऐसे समझिए, उल्टा। यानी यहाँ पे हम सीधा बोल सकते हैं कि वहाँ डिफरेंशिएशन करने के बाद, यानी जिसका डिफरेंशिएशन जो होता था, अगर मैं उल्टा उसको इंटीग्रेट कर दूं तो वही मिल जाएगा जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ठीक है, मैं चलिए इस चीज़ को दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, आपको याद होगा हमने डिफरेंशिएशन में क्या समझा था कि साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस थीटा होता है। क्या ऐसा ही समझा था? अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कॉस एक्स। अब अभी के एक्स पे मत ध्यान दीजिए, बस समझिए कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसका क्या है, देखिए साइन थीटा। तो हमने क्या बताया था कि वहां डिफरेंशिएशन में जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे वहां से जो भी रिजल्ट आता था, अगर मैं रिजल्ट को फिर से इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वही मिल जाएगा जिसका मैंने डिफरेंशिएशन किया होगा।
क्या ये बात समझ में आया? तो इनवर्स का मतलब यही है कि अगर मैं जिसको इंटीग्रेट करूं वहां से जो मिलेगा, अगर मैं फिर उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वापस वही मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको 5% भी समझ में आया तो बहुत समझ में आया, अगर बाकी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल आप ध्यान रखिए अभी कि ये जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, मतलब जो डिफरेंशिएशन था उसका कुछ उल्टे तरीके से यहाँ पे होने वाला है। अब किस तरह से होने वाला है उसको हम आगे समझ लेंगे, अभी बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि y = f of x एक फंक्शन है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ y = f of x जो है वो x का कोई फंक्शन दे रखा है और फिर बोला गया है कि इसको आप इंटीग्रेट करो। अब देखिए इंटीग्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं, तो सबसे सिंपल सी बात, इंटीग्रेशन को आई से हम लिख रहे हैं यहाँ पे। और देखिए जैसे हम डिफरेंशिएशन को ऑपरेट करने के लिए, जैसे हम बोलते थे y का डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलते थे dy/dx, यानी d/dx जो होता था वो ऑपरेटर होता था डिफरेंशिएशन का, और y क्या करते थे, इसलिए dy/dx लिखते थे। उसी तरह अगर ऐसा आपको दिखता है, अगर ऐसा दिख रहा है सांप की तरह, इसको सांप यानी ये इंटीग्रेशन है। ये बात समझ में आया कि नहीं? जरा ध्यान से देखिए, यानी आई मतलब इंटीग्रेशन हुआ और हमें किसका इंटीग्रेशन करना था, इस y का, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, जैसे हम वहां x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे बस। तो जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, मतलब इसका मतलब है इंटीग्रेशन, यानी इसको हम कंप्लीट कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या ये बात समझ में आया? वहां भी हम लोगों ने, आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो, मैं अगर याद दिलाऊं, तो वहां पे हम लोगों ने लिखा था dy/dx, आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, y, तो इसको क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बस हमने इसी d को बाय dx को क्या किया, यहां से इसको इस तरह से साफ बना दिया, dx जो नीचे था उसको इधर लिख दिया। तो इसको अब हम क्या पढ़ने लग जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम y को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट का कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो y जो फंक्शन होना चाहिए वो x का ही होना चाहिए। सपोज कीजिए अगर y जो है वो किसी दूसरे t का फंक्शन है तो हम उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो यहाँ फंक्शन भी उसी का होना चाहिए, ठीक है। बस यहाँ थोड़ा थोड़ा आप आइडिया लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा बिल्कुल भी हम उम्मीद नहीं करते हैं, और अभी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं भी आएगा, क्योंकि बस अभी हम बेसिक एक बेस रेडी कर रहे हैं, ताकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है जब इसको हम समझेंगे तो यहाँ मुझे अच्छे से 3D विजुअलाइज होकर के चीज़ें समझ में आएगी। तो बस थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिए, बस थोड़ा सा फंडामेंटल बेस क्लियर करने की कोशिश करिएगा। यहाँ हमने क्या बताया कि y को इंटीग्रेट करना है, तो ये जो सांप जैसा आपको दिख रहा है इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन f of x dx, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या था, f of x, तो हमने y की जगह f of x रख दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो बस सिंपल ये डिनोट करने का तरीका है कि इंटीग्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो दो तरह के इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखिए अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फर्क है, तो देखिए आप नाम से खुद भी सोच सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनडेफिनेट, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स ना हो उसको बोलेंगे इनडेफिनेट, यानी डेफिनेट वैल्यू नहीं है। जबकि अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो उस वैसा इंटीग्रेशन जिसमें कोई एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? बस अभी आप डेफिनेट और इनडेफिनेट में इतना डिफरेंस अपने माइंड में रखिए कि इनडेफिनेट का मतलब वैसा इंटीग्रेशन जिसको सोल्व करने के बाद कोई एक फिक्स वैल्यू ना आए, यानी वेरिएबल में आंसर आए, उसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो जब हम सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर एक कांस्टेंट आएगा, यानी डेफिनेट आंसर आएगा, उसमें कोई इधर उधर वाली बात नहीं रहेगा, जो आएगा फिक्स आएगा। लेकिन इनडेफिनेट में वेरिएबल में आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो उसमें कुछ भी आंसर हो सकता है, इसलिए हमने उसको इनडेफिनेट बोला, क्योंकि कोई भी उसमें डेफिनेट आंसर नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हम देखिए धीरे धीरे सारी चीजें फिर से रिपीट होती रहती है, बस वही मैं बोल रहा हूं कि धीरे धीरे बस आप फोकस करिए और थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने कुछ भी नहीं समझा। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे आपको समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी तो मैं दे ही रहा हूं आपको, है ना। बस थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दीजिए। तो चलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हमने, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, उसमें वेरिएबल आएगा, जो कि कुछ भी हो सकता है, मतलब डेफिनेट नहीं होगा, इनडेफिनेट होगा,
ठीक है, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो y इजिकल टू, सपोज कीजिए आपको f ऑफ x कोई फंक्शन दे रखा है जो कि x का फंक्शन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि ये जो y इजिकल टू f ऑफ x है वो x का कोई फंक्शन दे रखा है, ऐसा है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसा हमने अभी बताया कि इंटीग्रेशन वो कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, तो हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x x के रिस्पेक्ट में, यानी f ऑफ x dx लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि हम f ऑफ x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। यहाँ देखिए स्मॉल f लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल F है, इसलिए इस दोनों को आप इक्वेट ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अभी हमने क्या बताया, ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी यहाँ से जो आंसर आएगा वो एक वेरिएबल में आएगा, यानी किसी न किसी फंक्शन टाइप का आएगा। इसीलिए यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है उसको मैंने लिखा f ऑफ x प्लस सी। अब ये c क्या है, तो यहाँ पे c का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है। अब क्यों आता है नहीं आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस आता है, बस इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे c का मतलब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, इंडेफिनेट है, तो इसको सोल्व करने के बाद यानी इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा होगा वो भी एक वेरिएबल में ही होगा, यानी वो भी किसी न किसी का फंक्शन होगा। इसीलिए हमने उसको भी कैपिटल f ऑफ x प्लस सी लिखा। अब ये जो कैपिटल f ऑफ x होगा ना, वही होगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, यानी रिजल्ट। क्या ये बात समझ में आ? यानी यहां से जो हम इंटीग्रेट करेंगे, यहां से जो भी आएगा उसी को मैं बोल रहा हूं f ऑफ x, जो कि एक वेरिएबल होगा, यानी किसी का फंक्शन होगा। और वो किसका फंक्शन होगा, तो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियस सी बात है उसी के फंक्शन होगा, इसलिए हमने यहाँ पे f ऑफ x लिखा है। क्या क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए 5-10% भी क्लियर हो रहा है ना, तो बहुत क्लियर हो रहा है। आप ये मन छोटा मत करिएगा कि यार हमें तो 5-10% थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अरे थोड़ा नहीं हुआ, आपको बहुत आ रहा है। अभी मैं थोड़ा समझा ही रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आ रहा है। तो इसीलिए जो भी आ रहा है उसमें आप संतुष्ट रहिए। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ कि हम किस तरह इस इंटीग्रेशन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन हम दो टाइप के पढ़ने वाले हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। तो सबसे पहले हमने इनडेफिनेट पढ़ा, जिसमें वैसा रिजल्ट जो अगर इंटीग्रेशन करने के बाद कोई कांस्टेंट वैल्यू ना आए, वेरिएबल आए, उसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्या क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि कुछ लिखा है इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रिजल्ट। अब ये देख करके आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का याद आना चाहिए। वहां पे हम लोगों ने कुछ बहुत सारे रिजल्ट भी लिखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके, और वहां पे बहुत सारे रूल भी समझे थे। और हमने तो ये भी समझा था कि डिफरेंशिएशन में तो बिना रूल का हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो वहां पे रूल प्लस रिजल्ट जो था वो दोनों का एकदम चटपटा मसाला बन करके डिफरेंशिएशन होता है। यानी आपको अगर रूल नहीं याद है फिर भी आप डिफरेंशिएशन नहीं सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं याद है कि किसका डिफरेंशिएशन, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, अगर किसका क्या होता है, अगर वो याद नहीं है तो फिर भी आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आने वाला है, क्योंकि ये दोनों के एकदम तड़कता भड़कता मसाले से ही अच्छा खासा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी तरह से यहाँ हम इंटीग्रेशन में भी बात करेंगे। यानी इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं और कुछ रूल होते हैं जो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो हम बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हमें रिजल्ट ही याद नहीं होगा, हमें रूल ही नहीं मालूम होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे इंटीग्रेशन को। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ यहाँ पे बेसिक रूल लिखे हुए हैं और कुछ यहाँ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिखे हुए हैं, जिसको समझेंगे पहले और फिर उसको डिफरेंशिएशन से रिलेट करके फिर याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फाइनली मैं बात बताऊं तो आपको यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो समझने के बाद फाइनली याद ही करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल एंड रिजल्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी आप केवल याद मत करिए, क्योंकि जब हम समझ लेंगे तो 50-60% क्लियर हो जाएगा, बाकी 40% रह जाएगा याद करने के लिए, वो हम रट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। यानी यहाँ पे क्या है कि कोई फंक्शन है y इजिकल्स टू एफ ऑफ x के पावर n टाइप का। देखिए जैसे हमने लिखा, यहाँ पे किधर गया भाई, यहाँ रहा, y इजिकल्स टू एफ ऑफ x है। उसी तरह से यहाँ पे y इजिकल्स टू x के पावर n कोई फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमने y इजिकल्स टू x के पावर n नहीं लिखा है, सीधा हमने यहाँ पे x के पावर n का इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिए अगर आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में, तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं दोनों को कंपेयर करने वाला हूं, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देखिए आपको अगर याद हो तो x के पावर n का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था, और वहां पे हमने बात किया था कि जो x के पावर n है, हम पावर को पहले नीचे करेंगे फिर उसमें से -1 करेंगे। और उसको हम लोगों ने किस तरह से रिलेट किया था, तो हमने समझा था d से डिफरेंशिएशन और d से डिक्रीज। क्या डिक्रीज, तो पावर डिक्रीज। यानी हमने x के पावर जो n था
हम n को पावर को पहले नीचे उतार रहे थे और फिर -1 कर दे रहे थे पावर जो भी था उसमें से। क्या ये बात समझ में आई? ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। यही चीज हम रिजल्ट लगाएंगे इंटीग्रेशन में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी इधर मत देखिए, इधर देखिए जो मैं कह रहा हूं। अब इंटीग्रेशन में क्या समझेंगे कि x के पावर n का मुझे अगर इंटीग्रेशन करना है तो i से इंटीग्रेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा, बस रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। i से इंटीग्रेशन और i से इंक्रीज, जैसे d से डिफरेंशिएशन होता था तो हम पावर में डिक्रीज करते थे, उसी तरह से i से इंटीग्रेशन और i से इंक्रीज, यानी हमें क्या करना है, यहां पे पावर को इंक्रीज करना है। क्या ये बात समझ में आया? तो देखिए वहां से थोड़ा सा अलग यहां पे है। क्या अलग है वो मैं समझा देता हूं। वहां पे हम क्या करते थे, पहले पावर को नीचे उतारते थे, फिर -1 करते थे। क्या ये बात समझ में आया? लेकिन इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है, पावर में +1 इंक्रीज करना होता है। पावर चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा +1 ऐड करना है। तो पावर में 1 ऐड करने के बाद जो भी पावर बनेगा उससे हमें उस टोटल फंक्शन में डिवाइड कर देना होता है। ये रूल होता है। यानी हम डिफरेंशिएशन में चीजों को पावर को नीचे उतार के मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन वहीं पे इंटीग्रेशन में जो पावर रहेगा उसको हम 1 से इंक्रीज करने के बाद फिर नीचे उतार के डिवाइड कर देंगे। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब यहां पे देखते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि x के पावर n dx, यानी हमें x के पावर n का इंटीग्रेशन करना है। तो हमने अभी क्या बोला है, पाइए पावर रूल टाइप का आप समझ लीजिए। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन i से इंक्रीज, हमें पावर को पहले इंक्रीज करना है बिना कुछ किए उसमें। तो हमें क्या किया कि x के पावर n था, हमने x के पावर n+1 लिखा। अब देखिए ये बस कंफ्यूज मत होइएगा कि n पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव रहेगा तो माइनस करेंगे, नहीं। n जो भी रहे, जैसे डिफरेंशिएशन में था n कुछ भी रहे, यहां पे आपको +1 ही करना है। i से इंक्रीज होता है, चाहे n निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, आपको हमेशा +1 करना है। तो हमने क्या बताया, x के पावर n को कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, तो x के पावर n है तो पावर में 1 पहले इंक्रीज करेंगे, और 1 इंक्रीज करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, x के पावर n में n लिखा फिर +1, यानी 1 इंक्रीज करने के बाद जो भी बनेगा उस टोटल पावर से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये हो जाएगा किसका, ये x के पावर n का इंटीग्रेशन। और फिर हमने अभी बताया +c लिखना है। जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो यहाँ कांस्टेंट आता है, ठीक है। जब डेफिनेट पढ़ेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हम +c लिख देंगे। c का मतलब कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, ये क्लियर हो गया आपका कि हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन में x के पावर n रहेगा तो हमें पावर को पहले इंक्रीज करना है 1 से, और उसके बाद जो भी इंक्रीज करने के बाद टोटल पावर बनेगा उससे हमें टोटल डिवाइड कर देना है। वो हो जाएगा इंटीग्रेशन x के पावर n का। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे रिजल्ट है हमें समझने के लिए, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत तो हो ही गया होगा, इतना तो मान सकते, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला, लेकिन एक चीज ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए -1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब -1 हो जाता है, जरा ध्यान दीजिए, x के पावर -1 हो जाएगा तो इसको 1/x लिख सकते हैं, और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए 1/x है, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, याद है क्या? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। 1 जो हमने वहां पे डिफरेंशिएशन याद करिए, ln x का जो डिफरेंशिएशन था उसको हम लोगों ने लिखा था 1/x, और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इनवर्स है। इसका मतलब ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, तो यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x। क्या बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस ये आपको समझना था, बाकी ये हमें याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कोई फंक्शन है और k है कांस्टेंट। तो हमने डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था कि किसी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो उसको आप कॉमन निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही जब किसी फंक्शन में कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो आप उसको सीधा बाहर निकाल सकते हैं, उसमें इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दे, फिर नॉर्मल जो फंक्शन बचेगा उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या ये बात आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि अभी हमने समझा कि जब मान लीजिए 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, ये हमें याद होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर -1 रख दिए तो ये बन जाएगा 1/x, और 1/x का होता है ln x, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है। अब चलिए e की पावर x, यहाँ पे देखिए e की पावर kx लिखा हुआ है, k का मतलब वही कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएशन याद करिए, डिफरेंशिएशन में e की पावर x का क्या होता था, e की पावर x,
क्या ये बात आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो यहाँ पे भी e के पावर x का e के पावर x ही होता है, ठीक है। अगर सिंपल e के पावर x होता तो मैं सीधा e के पावर x लिखता, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना इंटीग्रेशन में समझना, जो आप सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं उसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत तो चलिए मैं बात करता हूँ डिफ्रेंशिएशन के बाद थोड़ा सा। आपको याद होगा हम लोगों ने क्या कुछ लिखा था, e के पावर सपोज कीजिए kx है और आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले e का करिएगा, है ना। तो e के पावर x का e के पावर x होता है, और अभी देखिए हमें x को फाइनली डिफ्रेंशिएट करना होता है, हमने समझा था। तो अभी केवल e का हुआ है, अब क्या करेंगे x का, इस पूरा का करेंगे। तो बताइए kx का फिर से क्या हो जाएगा, k तो एज इट इज रहेगा, x का 1 हो गया, यानी k इधर आ जाएगा। यानी यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, तो जब हम e के पावर kx का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे k क्या हो रहा है, जो x का कॉफिशिएंट है, यानी जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है। जैसे पावर मल्टीप्लाई में आता था, पावर को नीचे उतारते थे फिर -1 करते थे, वैसे। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर को पहले हमने इंक्रीज किया है फिर डिवाइड किया। तो डिफ्रेंशिएशन में जो ऊपर पावर होती है ना, वो चीज़ें मल्टीप्लाई में आ रही थी, लेकिन इंटीग्रेशन में जो पावर है ना वो डिवाइड में आ रही है। तो बस यही फर्क है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये डिफ्रेंशिएशन की बात था। अब यही चीज़ इंटीग्रेशन में समझेंगे तो देखिए e के पावर x टाइप का, आप kx को पूरा x समझिए और सिंपल समझिए e के पावर x है, और e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सिंपल e के पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे e के पावर x का e के पावर x हो गया, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वेरिएबल है ना x, उसका एक कॉफिशिएंट है k। तो जो k होता है ना इंटीग्रेशन में, तो k जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। यानी e के पावर kx है वो तो वैसे ही के वैसे रहेगा, लेकिन x का जो कॉफिशिएंट है उससे हम डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे इंडेफिनेट है तो c लिख दिया हमने, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो थोड़ा बहुत आप रिलेट करके देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन में जो पावर में होता है चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो पावर में होता है चीज़ें डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट रहेगा उससे हम डिवाइड कर देते हैं, और बाकी e के पावर x का तो e के पावर x ही होगा, उसमें आपको सोचना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भले ही हमने कितना भी आपको समझा दे, लेकिन वही बात है, अभी बहुत अच्छा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन समझ में कब आएगा, तो ये हम जब सारे अभी समझ ले हैं उसके बाद जब हम एग्जाम्पल लेंगे ना, तो एग्जाम्पल में एक्चुअली समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली आपको क्वेश्चन में अप्लाई ही करना होता है। इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि अगर आपको बहुत अच्छा समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, वीडियो बंद कर दिया, ये गलत चीज़ तरीका है ना। अगर नहीं आ रहा तो हम कोशिश करेंगे, और अभी वैसे भी मैं बोल ही रहा हूँ ना कि आपको बहुत चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब नहीं आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली पूरा आपको बहुत अच्छे तरीके से फीलिंग्स के साथ समझ में आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे तो दे ही रहा हूँ, तो फिर टेंशन क्या बात है, ठीक है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए साइन kx है, अब ये सब सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, बाकी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन kx है, अब याद करिए डिफ्रेंशिएशन में साइन का क्या होता था, याद करिए साइन का कॉस होता था। तो जरा ध्यान दीजिए वहाँ पे साइन का कॉस होता था, तो यहाँ पे देखिए साइन का क्या लिखा, यहाँ भी कॉस वही लिखा, तो आपको चीज़ें याद रखना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें तो अब जो रिजल्ट है ना, ये सारी रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए, बस क्लियर याद होनी चाहिए, बस समझना क्या है उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए साइन kx का यहाँ पे देखिए माइनस कॉस kx आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉस x का जब हमने किया था तो वहाँ पे माइनस साइन x आया था, उसका उल्टा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन kx है, हमने इसको लिखा माइनस कॉस kx और डिवाइड क्यों किया, तो अभी हमने यहाँ पे समझा था जो वेरिएबल होता है ना उसका जो कोफिशिएंट होता है उससे हमें डिवाइड भी करना होता है, ये आप ना भूलें, क्योंकि यही मैक्सिमम मिस्टेक होता है। हम कर तो देते हैं कि साइन kx है तो कॉस kx लिख दिया, लेकिन k से डिवाइड करना भूल गया। यानी जो कोफिशिएंट है उसका जो भी है वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे cos kx है, और cos kx का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin kx होता है, और फिर हमें k से क्यों डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो k है, यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब sec स्क्वायर kx dx है, तो से अब आपको याद होगा, तो देखिए वहाँ पे डिफरेंशिएशन याद करिए, हमने 10x का sec स्क्वायर x सीखा था, तो उसका उल्टा करिए, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे 10x का sec स्क्वायर x होता था डिफरेंशिएशन, कंफ्यूज मत होइए, आराम से सोचिए। तो यहाँ पे sec स्क्वायर kx जो है
उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 10kx हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ x का कोफिशिएंट k है कांस्टेंट, उससे हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा डिवीजन वाला, क्योंकि मिस्टेक यही होती है, यानी जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट, उससे हमें डिवाइड भी करना होता है। बस सिंपली आपको ये याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे sec kx 10kx इस तरह से लिखा हुआ है। अब sec kx 10kx जो है इसका होगा sec kx डिवाइडेड बाय q क्यों क्या ये। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर बताऊँ तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होता है ना, वहाँ पे जो ये जो आपने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के देख रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंशिएशन देखा था, यहाँ इंटीग्रेशन देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर होता है। कभी कभी लग जाता है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस था या कॉस का साइन था। ठीक है, तो प्लस माइनस भी थोड़ा बहुत रहता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसका सबसे सही तरीका जो है समझने का वो ये है कि दोनों को एक साथ एकदम लाइन खींचिए, एक तरफ डिफरेंशिएशन का, एक तरफ इंटीग्रेशन का लिखिए और उसको बार बार देखिए, यानी बार बार उसको खुद से लिख करके और बार बार समझ के याद करने की कोशिश करिए। जब आप उसको बार बार देखेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे, तब जाकर के आपको दोनों में डिफरेंशिएशन एकदम डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर हो जाएगा और इंटीग्रेशन भी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ दोनों में डिफरेंस भी दिखने लग जाएगा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो इसीलिए आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है और रूल है, दोनों को आप एकदम एक साथ लिखें ताकि दोनों में डिफरेंशिएट आराम से कर पाया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारी चीज आपको रटना है जैसा कि मैंने अभी बात किया। अब चलिए यहाँ पे लिखा है cosec स्क्वायर kx dx। अब इसका देखिए cosec स्क्वायर kx dx, इसका माइनस ऑफ cot kx और डिवाइडेड बाय k क्यों किया? क्योंकि x का कोफिशिएंट k है। अब डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा रिलेट करते रहिए। देखिए डिफरेंशिएशन में cot x का होता था माइनस cosec स्क्वायर x, तो उसी का उल्टा करिए। अब cosec स्क्वायर x का cot की तरफ जाएगा और यहाँ पे माइनस भी आएगा, तो माइनस cot kx डिवाइडेड बाय k प्लस c। अब यहाँ नीचे cot kx यहाँ पे इंटू cosec kx dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cosec kx डिवाइडेड बाय k भी करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो x है उसका कोफिशिएंट k है, प्लस c हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? और उसके बाद यहाँ देखिए कुछ पे हमने स्टार मार्क लगा रखे हैं, तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी तो समझ रहे सारा एक जैसा ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो 11th वाला पॉइंट है वहाँ पे लिखा है dx डिवाइडेड बाय ax प्लस b, यानी नीचे जो लिखा हुआ है ना वो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल के पावर मैक्सिमम 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए ax प्लस b है, तो इसको हमने क्या लिखा? ln ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। नीचे डिवाइडेड बाय a क्यों किया ये आप समझाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट a था, और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल है x उसका कोफिशिएंट जो होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? तो देखिए ये 11th वाला और उसके बाद 3rd वाला दोनों एक जैसा है। यहाँ पे 1/x है तो यहाँ पे ln x लिख दिया, यहाँ पे 1/ax प्लस b था तो यहाँ पे हमने ln ax प्लस b लिख दिया। क्या बात समझ में? तो देखिए कोई भी ऐसा फंक्शन रहेगा तो इसको ln में आप तब लिखिएगा जब ऊपर कोई भी x नहीं होना चाहिए, ऊपर कोई भी x नहीं होना चाहिए और नीचे x के पावर 1 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया आपको? हमने अभी क्या बताया कि ये ln में तभी जाएगा जब यहाँ पे ऊपर में कोई x नहीं होना चाहिए और नीचे में x के पावर केवल 1 होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर x के पावर नीचे 1 नहीं होता तो फिर मैं इसको ln में नहीं लिख सकता। बाकी आप कैसे नहीं लिख सकता हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझने वाले हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो सारे रिजल्ट जो भी यहाँ पे रूल लिखे हुए हैं, रिजल्ट लिखे हुए हैं, उसको अच्छे से समझ करके जो समझने वाला है और जो रटने वाला है, जो कि आप यहाँ नीचे जो भी है साइन वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी है वो आपको फाइनली याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और समझने वाला बस इतना था कि जो x का कोफिशिएंट k था उससे हम डिवाइड करना ना भूले, क्योंकि मैक्सिमम मिस्टेक हम यही करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? और दूसरा समझने वाला क्या है कि जब भी ऐसा रहेगा नीचे लीनियर इक्वेशन रहेगा तो इसको ln में तब लिखेंगे जब नीचे ऊपर कोई x नहीं होना चाहिए और दूसरा नीचे जो x है उसके पावर 1 होना चाहिए। 1/2 3/2 ऐसा कुछ नहीं, -1/2 कुछ नहीं, केवल +1 होना चाहिए नीचे के x के पावर में। क्या ये बात आपको समझ में आया? तब इसको हम ln में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी अभी समझा है वो फाइनली जो भी इंटीग्रेशन में आपको समझना था वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब केवल और केवल आपको ये समझना है कि एग्जाम्पल में अब इन सारे रिजल्ट को हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा, याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर आप इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिलहाल अभी अच्छे से लिखिए, फिर मैं अभी एग्जाम्पल लेने वाले हैं ढेर सारे, फिर उसमें हम समझते हैं कि इन सारे रिजल्ट को हम किस तरह से यूज करते हैं।
अब चलिए हम लोग समझते हैं कि अभी जो भी रूल और जो भी रिजल्ट के बारे में हम लोग बात किए थे उसको किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। ये देखिए एक्स स्क्वायर है तो क्या ये एक्स के पावर 2 है, तो क्या ये एक्स के पावर n टाइप का नहीं है? बिल्कुल एक्स के पावर n टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, पावर इंटीग्रेशन करना है ना। तो इंटीग्रेशन का मतलब हमने क्या समझा था, पावर को हमें पहले 1 से इंक्रीज करना है और इंक्रीज करने के बाद जो पावर बनेगा उससे हमें डिवाइड करना है। पहले पावर से डिवाइड करके इंक्रीज नहीं करना, इसमें गलती हो जाती है। हमें पहले क्या करना है, पहले पावर को 1 से इंक्रीज करना है और उसके बाद जो भी पावर बनेगा उससे हमें फाइनली डिवाइड करना है। क्या ये बात समझ में आया? अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये करेंगे कि जो भी एक्स के पावर है जो कि यहाँ पे 2 है हम उसमें +1 करेंगे और उसके बाद जो भी पावर बना इंक्रीज करने के बाद जो कि यहाँ 2 + 1 बना है वो हम फिर 2 + 1 से डिवाइड करेंगे। वही रूल हमने लगाया है पहला वाला कि x के पावर n = क्या, कैसे हम करेंगे, x के पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो आपको वो याद नहीं भी रहेगा तो समझिए इसको कि हमें पहले पावर को 1 से इंक्रीज करना है और जो भी इंक्रीज करने के बाद बनेगा उससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो अभी हम हर एक चीज को कायदे से लिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो सीधा लिख देंगे इसको x³ डिवाइडेड बाय x3। माइंड में ही क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे तो x की पावर 3 बनेगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे जो कि यहाँ भी है। फिर प्लस हम क्या करेंगे c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ हमें करना है तो हमें +c भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, हम क्या लिखेंगे इसको शॉर्टकट में, x3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे c, यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³/3, ठीक है। अब बस इतना बोल सकते हैं, यहाँ पे c नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन लिखते टाइम c लिखना होता है। ऑप्शन में अगर c नहीं होगा तो ऑप्शन सही नहीं होगा, इसलिए जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो आपको c ऑप्शन में दिख ही जाएगा, ठीक है। तो c के बारे में आपको नहीं सोचना, मेन हमारा जो रिजल्ट है वो x³/3 है। तो समझ में आया ये हमने कैसे अप्लाई किया। अब चलिए दूसरा रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है x के पावर 3/2, तो ये भी ये x के पावर n टाइप का हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ x के पावर -1 नहीं होना चाहिए, बस हमने वही बोला था n जो है -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल यही करना है, x के पावर 3/2 तो है ही सही, हमें क्या करना है, +1 करना है पहले इसमें, और 1 करने के बाद जो पावर बना है फाइनली 1 इंक्रीज करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो भी पावर बना उससे हमें क्या करना है, नीचे डिवाइड भी करना है, फिर प्लस इसमें c कर देना है। अब इसको इक्वल टू करके सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 बनेगा, यानी यहाँ पे x के पावर 5/2 बना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा, तो नीचे भी 5/2 बनेगा। क्या ये बात समझ में आया, +c। आप चाहे तो इस 2 को ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 को ऊपर लिख दीजिए। चलिए मैं 2 को ऊपर ही लिख देता हूँ, थोड़ा सही लगेगा देखने में। तो नीचे 5 रहा, ऊपर 2 चला जाएगा, यानी 2 × x के पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 5 + c, ये हो जाएगा x के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। तो इस दोनों से हमें समझने में ये मिला कि जो भी x के पावर n में जो भी पावर रहेगा हमें इंटीग्रेशन में पहले पावर को 1 से इंक्रीज करना है और इंक्रीज करने के बाद जो बनेगा उससे हमें डिवाइड करना है। पहले डिवाइड नहीं करना, पहले पावर को इंक्रीज करना है और फिर जो बनेगा उससे डिवाइड करना है। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1/√x। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा गलत भी होता है यहाँ पे। कैसे? तो आपने देखा कि यहाँ पे 1/√x है, कोई बात नहीं, 1/x का ln x होता है, हो गया ना ln√x, हो गया, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। देखिए 1/√x है और 1/x को हम लोग याद करके रखे हैं कि ln x होता है, तो हो गया ना ln√x। तो वही हो जाती है गड़बड़। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे बहुत बार रिपीट करके आपको समझाया था। अब देखिए वहां पे हमने क्या बताया, बहुत अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था जो मैं बार बार बोल रहा था। मैंने क्या बताया कि ln x हम तब लिखते हैं जब x के पावर, x ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे x होना चाहिए और x के पावर +1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे x के पावर +1 है क्या? अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 ना। तो जरा ध्यान दीजिए, इसी अंडर रूट को मैं अगर लिखूं तो क्या इसी इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x के पावर 1/2 है और यहाँ पे dx है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अब बताइए क्या इसको आप ln लिखेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ln में ऊपर x नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ भी ऊपर x तो नहीं है, लेकिन नीचे x होना चाहिए, लेकिन x के पावर +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1/2 है, तो ln हम नहीं लिखेंगे। इसीलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा कि हम ln जो लिख रहे थे, ln ax + b जो लिखा था, 1/ax + b dx का इंटीग्रेशन क्या लिखा था कि ln ax + b डिवाइडेड बाई a,
तो वहाँ x जो था नीचे उसके पावर +1 था, यहाँ पे पावर 1 नहीं है, 1/2 है, इसलिए आप इसको ln √x नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है। अब इसको जनरल तरीका से करेंगे। कैसे? तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1/2 dx बनेगा कि नहीं? अब बताइए, यहाँ पे x के पावर n टाइप का नहीं है। अब देखिए x के पावर n जो है ना, n -1 नहीं होना चाहिए, -1 के अलावा कुछ भी हो जाए, तो ये x के पावर n टाइप का है। और इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो अभी हमने 2 क्वेश्चन किया था कि जो भी पावर रहेगा उसमें हम +1 करेंगे पहले, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, हमेशा +1 करना है, और उसके बाद डिवाइडेड बाय जो भी पावर बनेगा इंक्रीज करने के बाद उससे डिवाइड करना है, और फिर प्लस यहाँ पे c कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ऐड कीजिए, यहाँ पे क्या बना, x के पावर 1/2 एलसीएम लेने के बाद, और नीचे बनेगा 1/2, यानी यहाँ से जो फाइनल आंसर बना हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 2√x + c, ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। कैसे लिखा √x? तो यहाँ x के पावर 1/2 होगा तो उसका मतलब √x ही तो हुआ ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे हमने ln √x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नीचे x होना चाहिए और उसके पावर +1 होना चाहिए, तब जाके हम ln लिखेंगे, नहीं तो हम जनरल तरीके से सोल्व करेंगे। बहुत सही बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे x² + x + 1 ऐसा लिखा है। तो हमने डिफरेंशिएशन में, आपको याद होगा पढ़ा था, जब 2-3 फंक्शन हमने ऐड किया हो, सब्ट्रैक्ट किया हो, तो हम उसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ भी, यानी सिंपली ऐसा सोचिए कि ये जो इंटीग्रेशन है वो एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने का मतलब उसको डिफरेंशिएट करेगा। तो सिंपली आप कर देंगे। देखिए अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। x² का पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर +x का, फिर +1 का। ठीक है, अब 1 का यहाँ 0 नहीं होगा, ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन में 0 होता था। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो लिखा हम लोगों ने x², तो इसको क्या लिखेंगे? x² का क्या, पावर 1 पहले इंक्रीज कर दिए तो 2 पहले, एक और इंक्रीज करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो x के पावर 3, और जो पावर बना उससे डिवाइड भी करना है, फिर प्लस, अब x के पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब हमें क्या करना है, 1 को 1 से इंक्रीज करना है, x² बन जाएगा, तो x², और जो पावर बना उसे 2 से डिवाइड करना है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो 1 है ना, 1 को हम क्या करते हैं, x हो जाता है 1 का। आपको याद करिए, डिफरेंशिएशन में x का 1 होता था तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा 1 का x हो जाएगा, फिर यहाँ पे +c कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे एक रिजल्ट की, तो आप याद इसको नोट भी कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी में क्या नोट करना है, तो कोई भी कांस्टेंट हो, यानी चलिए 1 है और dx है, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x + c, बस सिंपल। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा साइड में कहीं, ताकि आपको पता रहे, जहां हमने प्रॉपर्टी लिखा था इससे पहले में। ठीक है, तो ये समझ में आया कि 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का जो डिफरेंशिएशन था 1 था, और इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, इसलिए 1 का x हो जाएगा। अब इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे sin 5, ये 5x लिखा हुआ है। अब बताइए, अभी आपको याद ही होना चाहिए साइन का हम लोगों ने क्या लिखा था। अभी याद करिए साइन को क्या लिखा था, तो साइन को जो लिखा था वो -cos टाइप का लिखा था। तो यहाँ पे सिंपली हम उसी रिजल्ट का यूज करेंगे। तो sin 5x, ये 5x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -cos, यहाँ पे 5x तो होगा ही होगा, और डिवाइडेड बाय 5 भी होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 5 है, उससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखा है cos x/3। अब cos का आपको याद होगा, अभी हमने लिखा था sin। क्या ये बात समझ में आया? तो थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। तो हमने cos का लिखा sin, और ये x/3 तो रहेगा ही, और डिवाइडेड बाय किससे आप डिवाइड करिएगा, 3 से नहीं। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 नहीं है, 1/3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/3 से डिवाइड करेंगे, ना कि 3 से। तो ये c, अब 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3 sin, और यहाँ से x/3 + c, ऐसा कुछ रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए 2 कांस्टेंट है, हमने क्या बताया था, 2 किसी फंक्शन के मल्टीप्लाई में रहेगा तो बाहर निकाल दीजिए। तो हमने इसको पहले वही किया, जो कोफिशिएंट है उसको, जो यहाँ पे कांस्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए, 2 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, 1/x dx बचेगा। और 1/x का हम लोगों ने देखिए यहाँ पे x नीचे है, ऊपर कोई x नहीं है, और x के पावर +1 है, तो 1/x का ln x होता है, सिंपल आप याद रखिए। तो 2 ln x + c हो जाएगा इसका रिजल्ट।
क्या यहाँ तक आपको समझ में आया जो भी हमने समझाया? तो देखिए ये भले ही बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल है लेकिन कंसेप्ट से भरे पड़े हैं, यानी यही सब चीज़ें मिल करके आपको बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आप बड़ा वाला क्वेश्चन कैसे करिएगा? इसलिए ये वाला क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5x + 3 लिखा है, ये तो ax + b टाइप का नहीं है, बिल्कुल है, और ऊपर कोई x नहीं है और नीचे जो x है इसके पावर 1 है +1, तो इसको हम ln लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ln और फिर 5x + 3 क्या हो गया? तो बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या करना है 5 से डिवाइड भी करना है। क्यों? क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड भी करते हैं। बहुत सही बात है ना? अगर आप ये समझ गए तो +c ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए नीचे लिखते हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे भी ax + b टाइप का ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या? तो देखिए यहाँ पे भी x है नीचे, हमने क्या बताया जब भी नीचे लीनियर हो, x का एक पावर वाला हो तो हम ln में लिखते हैं। ऊपर कोई x नहीं होना चाहिए, नीचे जो x है उसके पावर +1 होना चाहिए जो कि है, तो इसको हम ln लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ln 3 - 2x। अब डिवाइड किससे करेंगे बताइए? तो आपको देखना है x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है क्या? नहीं, 2 नहीं है, यहाँ पे -2 है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना? तो x का कोफिशिएंट -2 है तो हम -2 से डिवाइड करेंगे +c करेंगे, नहीं तो यही मिस्टेक हो जाती है। ठीक, अब बताइए यहाँ sec 3x × tan 3x dx है, तो sec x × tan x का क्या होता है? अगर मैं जनरल बात करूँ तो होता है sec x, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा sec 3x, क्या काम हो गया? नहीं, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो हमें 3 से डिवाइड भी करना है, +c हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? जो भी हम लोगों ने बेसिक रिजल्ट यहाँ पे सीखा है बहुत सही बात है, क्योंकि क्लियर हुआ भी होगा। और यही सब, ये समझिए, हल्के में मत लीजिएगा इसको, यही सब चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम में डालता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि हम अच्छे क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे आप अच्छे से हर एक स्टेप को ध्यान से और बिना गलती किए आगे बढ़ सके। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमने 2 रिजल्ट यहाँ पे लिखा है, sin² और cos² का इंटीग्रेशन हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 वैसे फंक्शन हैं जिसका हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लिखा था, तो हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं लिख सकते, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। यानी हमने जो याद किया है वो साइन का किया है, केवल sin x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, ये हमें याद है। हमें sin² का या cos² x का याद नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको sin x या cos x में ले जाना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पीछे वाले टॉपिक में जो cos 2θ का फॉर्मूला या sin 2θ का फॉर्मूला लिखा था वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, sin² x को हम क्या चाहते हैं, स्क्वायर हटाना चाहते हैं ना। दिक्कत कौन कर रहा है, स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं होता तो आराम से हम लिख सकते थे। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट जानते हैं, किसको जानते हैं, हम cos 2θ को जानते हैं, और यहाँ x है इसलिए हम cos 2x लिखेंगे। और आपको याद होगा cos 2x का हमने 2-3 फॉर्मूला लिखा था, एक तो cos² x - sin²x, दूसरा क्या लिखा था, जल्दी जल्दी बोलिए, 2 cos² x - 1, फिर क्या लिखा था 1 - 2 sin²x। तो हमें साइन वाला चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 - 2 sin²x। देखिए हमने उस समय भी बोला था ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, आगे बहुत यूज होता है इसका, है ना। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा जो भी फॉर्मूला हमने लिखा था। अब चलिए हमें क्या चाहिए, sin²x। तो जरा 2 sin² को इधर लेके आइए, तो 2 sin²x = 2, इसको इधर लेके आ, तो 1 - cos 2x बना या नहीं बना, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो sin²x = 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 बन गया। अब जरा ध्यान से हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे sin² जो है वो इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin² की जगह इसको रख देंगे। तो यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन बनेगा फाइनली अगर बात करें तो 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये बना dx। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सिंपली 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो 1/2 आया, अंदर क्या बनेगा 1 - cos 2x, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी तरीके से आप इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने देखा था, यहाँ x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस। cos का क्या होता है बताइए, cos का होता है साइन, अभी अभी हमने यहाँ पे बात किया था, देखिए cos का साइन लिखा है, आपको याद भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे sin 2x, और यहाँ क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 भी होगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया +c। तो देखिए इसका फाइनल आंसर ये हो गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले का हेल्प लिया। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर हमने इसको स्क्वायर वाले टर्म को हटा दिया, फिर हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से हम इस वाले एग्जाम्पल को भी सोल्व करते हैं। आप देखिए खुद ही आप ट्राई करिए, सेम है एकदम।
तो चलिए इसमें cos स्क्वायर एक्स को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos 2x वाले फॉर्मूले को cos वाला लिखेंगे, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको याद हो तो ये भी फॉर्मूला हमने cos 2 थीटा का लिखा था, यानी cos 2x का। ठीक है, तो यहाँ से हमें cos स्क्वायर निकालना x, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अगर हम डायरेक्ट लिखे तो 1 को इधर लेके आइए, तो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि cos स्क्वायर इसके इक्वल है तो इसको हम यहाँ रख सकते हैं। तो ऊपर वाला इंटीग्रेशन अब किस में कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2 और इंटीग्रेशन के अंदर बचा 1 प्लस cos 2x। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है ना, आपको होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं फटाफट। तो 1/2, 1 का कितना होता है x, और यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, ये बताइए। तो cos का क्या हमने लिखा था, sin x। देखिए यहाँ जरा ध्यान से, सॉरी cos का लिखा था sin x। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस में थोड़ा बहुत हो जाता है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा cos x का क्या लिखा अभी, sin। तो यहाँ पे भी cos था, वहाँ पे भी cos आया, तो आप sin लिख देते हैं। तो यहाँ प्लस sin 2x। अब क्या खत्म हो गया, नहीं, यहाँ पे ये मिस्टेक ना करिए, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 2 है, तो हम उससे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, फिर प्लस c कर देंगे। ये फाइनल हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि अभी जो भी हम लोगों ने रिजल्ट सीखा था उसको हम किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जितने सारे हमने यहाँ पे एक्सटेंडर जो भी हमने लिखा था, जो भी एग्जाम्पल हमने अभी सीखा, उसको अच्छे से आप ध्यान से देखिए और ध्यान से खुद भी सोल्व करने की कोशिश करिए कि कहाँ हम मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हमने अभी रूल और जो रिजल्ट लिखा था वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे से पहले एक बार नोट कर लीजिए। पहले आप इसको नोट करिए और फिर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं कि इससे अभी जो भी हमने इंटीग्रेशन में सीखा था, क्या हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगा, तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत कभी नहीं पड़ने वाला। हाँ, इसमें कुछ और भी हमें पढ़ना है आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड करके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन में जो मेनली पढ़ना था वो हमने आज देख लिया है। लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट है वो आपको इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक आपको आएगा 12th में, जब आप जाएंगे तो मैथ में पढ़ने को मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी जितना मैंने पढ़ाया बस उतना पढ़ लीजिए, अभी के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो आप बस जो भी हमने पढ़ाया उसको अच्छे से हर एक रिजल्ट को याद रखिए, जो भी हम लोगों ने रूल्स देखे थे उसको समझ के याद रखिए, ताकि आप क्वेश्चन में उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सके। ठीक है, तो हर एक एग्जांपल को नोट करके, हर एक रिजल्ट को याद करके फिर से दोबारा बिना आंसर देखे आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए और अपने आप को जज करिए कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, जब इस तरह से आप करेंगे तो जो भी गलती हो रही होगी वो अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हम चाहते हैं। और फाइनल एग्जाम तक क्या होगा, अपनी गलती करना बिल्कुल तरह से छोड़ देंगे, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, तो चीज़ें हमें याद भी होनी चाहिए, समझा हुआ भी होनी चाहिए, और साथ में प्रैक्टिस भी होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी चीज़ों को अच्छे से नोट करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।